की क्लास में देखने वाले हैं राजस्थान की नदियाँ। और वैसे तो ये बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक है, इसी के साथ साथ आप बीएसटीसी वगैरह और जो भी अपने कंपटीशन होते हैं उसमें भी अपन इसको काम में लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमने इसमें आंतरिक प्रवाह की नदियाँ देखी। आंतरिक प्रवाह की जो आपने नदियाँ देखी हैं वो ज़्यादातर नदियों का जो क्षेत्र था हमारे पास में वो इस प्रकार का था। यहाँ पे ये क्षेत्र हमारे पास में आंतरिक प्रवाह का था अभी इतना। उसके बाद में जो देखा तो हमारे पास में इस तरफ जो जाएगी नदियाँ वो अरब सागर की ओर जाएंगी। इस तरफ क्या है, राजस्थान के अरब सागर है। तो यहाँ पर बहने वाली जो नदियाँ हैं, इस क्षेत्र में आने वाली नदियाँ वो अरब सागर में जाएंगी। इसके अलावा अब जो ये क्षेत्र बचा है हमारे पास में, अब ये सारी की सारी नदियाँ जो है वो किस ओर जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। अब इस बंगाल की खाड़ी में जाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास में नदी है वो है चंबल नदी। तो चलिए सबसे पहले चंबल नदी के बारे में चर्चा करते हैं। और इसमें आप पहले तो एक मानचित्र बनाना सीखो। अभी मानचित्र बनाया करो, डायग्राम बना लिया करो, साथ साथ में हल्का फुल्का जैसा भी बना पाओ, एक बार समझने के लिए बनाना है। अभी देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो इस क्षेत्र में हमें यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला मिलेगी। विंध्याचल पर्वतमाला। ये विंध्याचल पर्वतमाला जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। इस विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं जिसे हम कहते हैं जाना पाव की पहाड़ियाँ। जाना पाव की पहाड़ियाँ, जाना पाव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है ये, तो ये ध्यान रखना, महू जिला, मध्य प्रदेश। महू जिला, महू जिला। तो महू जिला मध्य प्रदेश में जाना पाव की पहाड़ियाँ, अममोरू की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर लिखा आता है। अममोरू की पहाड़ियाँ, अममोरू की पहाड़ियाँ। ये अममोरू की जो पहाड़ियाँ हैं, अब इन पहाड़ियों से ही यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी जब यहाँ से निकलती है तो उसके बाद में इस प्रकार से ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, इसके साथ में लगा हुआ ये गांधी सागर बांध है। ये बांध का एरिया है जो कि अपन वैसे यहाँ पे शो कर रहे हैं, हालांकि ये अपने राजस्थान में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ इस प्रकार से चित्तौड़गढ़, ये जो क्षेत्र है हमारे पास में, ये चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ जिला यहाँ पर है और उसी का ये एक हिस्सा जो है वो ये चित्तौड़गढ़ है इस तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि चित्तौड़गढ़ जिला दो भागों में बटा हुआ है। और ऐसे के ऐसे ही एक हमारे पास में अजमेर है और ये भी अजमेर है। तो अजमेर जिला भी दो भागों में बटा हुआ है। तो ये एक सामान्य सा प्रश्न बनता है मानचित्र से कि कौन से जिले जो हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के इस हिस्से से जब ये एंटर करेगी राजस्थान में, तो इसके बाद में ये आगे चलती है कोटा और बूंदी की सीमा पर। कोटा बूंदी की सीमा से होते हुए अब ये चलेगी सवाई माधोपुर में। जैसे ही ये सवाई माधोपुर में पहुंचेगी तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाना शुरू कर देगी। इस ओर मध्य प्रदेश है, ये अपन देख रहे हैं राजस्थान। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाएगी यहाँ पर। और जैसे ये धौलपुर से होते हुए आगे निकलेगी तो धौलपुर के बाद में जो राज्य आएगा हमारे पास में वो उत्तर प्रदेश आएगा। तो यह उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाएगी। जैसे ही धौलपुर से निकलेगी उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक नदी आती है बड़ी, जिसका नाम है यमुना। ये जो नदी है कौन सी है, यमुना नदी है। इस यमुना नदी में जाकर के मिल जाएगी। तो यमुना नदी में जब ये जाकर के मिलेगी तो यहाँ पर आता है इटावा जिला। इटावा का मुरादगंज नामक स्थान है। मुरादगंज नामक स्थान में जाकर के ये क्या करती है, भी मिल जाती है। अब देखिए सबसे पहले कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला की जाना पाव या अममोरू की पहाड़ियों से, और कौन सा जिला, महू जिले से इसका उद्गम होता है। नाम क्या है, चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ का 84 गढ़ भी ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करेगी। तो चंबल नदी च से क्या है, चंबल नदी, और च से चित्तौड़गढ़ के कौन से स्थान से, 84 गढ़ से प्रवेश करती है। 84 गढ़ से प्रवेश करती है। अब यहाँ प्रवेश करती है, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा और बूंदी, कौन सा हुआ, कोटा बूंदी। उसके बाद में आता है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये कितने जिले हो चुके हैं, तो 6 जिले। तो यह 6 जिलों में बहती है अभी। ये कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में यह बहती है। उसके बाद में आगे चलते हैं तो यह
3 जिलों के अंदर तो कोई सीमा नहीं बनाएगी, परंतु आगे चल करके सवाई माधोपुर से ये शुरुआत होती है। सवाई माधोपुर के पलिया से शुरू होती है, पलिया से, और पिनाहट तक, पिनाहट तक, यानी धौलपुर में है पिनाहट, यहाँ तक ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। तो ये हो गई अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी। कौन सी? अंतर्राज्य। 2 राज्यों के बीच की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा, और 2 देशों के बीच की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी कुल लंबाई जो है हमारे पास में, इसकी जो लंबाई है, लंबाई वो है 966 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये होगा कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। उसके बाद में अगर हम देखें कि इसका राजस्थान में कितना हिस्सा आता है, ठीक है, तो राजस्थान में हिस्सा कितना है, तो सबसे पहले देखिए कि 315 किलोमीटर जो है वो तो जाएगा मध्य प्रदेश में। यहाँ से लेकर उद्गम से लेकर 84गढ़ तक 315 किलोमीटर कहाँ गया? मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद में 135 किलोमीटर कहाँ आया? राजस्थान में। उसके बाद में 241 किलोमीटर जो है यह दोनों की सीमा बनाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा कितनी लंबी बनाती है? ये 241 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। और उसके बाद में अंत में 272 किलोमीटर यहाँ पे हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास में 966 किलोमीटर इसकी लंबाई दर्शाती है। और यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह एक मात्र अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। यह अपना जल जो है वो यमुना नदी में गिराती है। तो यमुना नदी में जल गिराने वाली पहली नदी है ये। ठीक है, दूसरी नदी जो होगी वो बाणगंगा होगी। पहली नदी कौन सी है? चंबल है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो यह राजस्थान की बारहमासी नदी है। बारहमासी में राजस्थान में सिर्फ 2 ही नदियाँ आती हैं। बारहमासी, बारहमासी का मतलब क्या हुआ? जो 12 महीने चलती रहती है। तो इसमें 2 नदियाँ आती हैं, एक तो है माही नदी और एक है चंबल नदी। चंबल और माही यह दोनों बारहमासी नदियां हैं। जबकि जो हमारी लूनी नदी थी वो बरसाती नदी थी। लूनी नदी कौन सी थी? बरसाती। परंतु आपने देखा होगा कि लूनी नदी जो है वो कितने जिलों से होकर के बहती है? कितने जिलों से? कौन कौन से जिले से निकलती है अभी वो लूनी के लिए? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। यानी यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो 6 जिले बनते हैं। तो 6 जिलों में बहने वाली कितनी नदियाँ आ गई आपके सामने? 2 नदियाँ आ चुकी हैं, एक लूनी है, एक चंबल है। और ऐसे ही हमें एक बनास नदी मिलेगी, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए दोबारा से, जाना पाओ पहाड़ियों से निकली, विंध्याचल से निकलती है। अब इधर से ही निकली थी माही नदी, नीचे से ही माही नदी गई थी। इस प्रकार से माही नदी यहाँ से गई थी। तो इसीलिए ये दोनों नदियाँ जो है वो बारहमासी हैं, राजस्थान में बहने वाली। आगे बढ़िए, तो क्या क्या इसके बारे में देखा? इसके जो उपनाम है वो आप लिख लेना। मैंने क्या क्या बताया आपको यहाँ पे? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली, ठीक है, एकमात्र नदी होगी। उसके बाद में आप देख पाएंगे, उसके बाद दूसरी बात ध्यान रखेंगे, बारहमासी भी होगी थी हमारे पास में, यमुना में जल गिराने वाली, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये लंबी नदी है। इसके उपनाम की चर्चा करें तो इसे कर्मवती, चरणवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी कहा जाता है। अभी कर्मवती, चरणवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी, ये इसको कहा जाता है। ये क्या है? अभी इसके उपनाम है। फिर आपने देखा कि यह पलिया से पिनाहट तक सीमा बनाएगी और उसके बाद में आगे चल करके मिल जाएगी यमुना में। अभी देखिए, इस नदी पर 4 मुख्य बांध बनाए गए हैं। अभी 4 मुख्य बांध है इस नदी पर। तो मैं यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं और आप इसी प्रकार से डायग्राम बनाइएगा। चलिए, आप डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। ये होगी हमारे पास में यमुना, क्योंकि हमें जिले देखने थे, जिलों के बारे में हमने देख लिया, ठीक है।
जाना पाओ पहाड़ी। अब राजस्थान में एंटर करवाना है अपने को, तो राजस्थान में एंटर कराएंगे 84गढ़ से। 84गढ़ के बाद में यदि हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही इस पर चूलिया जलप्रपात बना है। चूलिया जलप्रपात 18 मीटर या फिर 54 फीट। तो यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अभी राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात के बाद में अगर बात करें तो इस नदी पर जो है राणा प्रताप सागर बांध है। इस पर जो है वो कौन सा है अभी, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। और यह राणा प्रताप सागर बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ के रावत बाटा में। कहाँ पे भी, रावत बाटा में स्थित है। रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में यह स्थित है। किस पर भी, चंबल नदी पर। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में चर्चा नहीं की। मध्य प्रदेश में इस नदी पर गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध यह मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ की बात कंप्लीट हुई तो आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के बाद में आता है कोटा में इस नदी पर जो है वो जवाहर सागर बांध बना हुआ है। जवाहर सागर बांध बना हुआ है। कोटा के बाद में यह बूंदी और कोटा की सीमा बनाती हुई फिर पुनः थोड़ा सा कोटा में जाएगी और वहां पर बना है कोटा बेराज। यह भी बांध है। कोटा बेराज भी क्या है, बांध है। ठीक है। और इस नदी पर कोटे जिले के अंदर कोटा जो है वो इस नदी पर स्थित है। कोटा शहर की बात करें तो ध्यान रखना इस नदी पर स्थित है। और इस नदी पर जो झूलता पुल है वो यहाँ पर स्थित है। भी झूलता पुल क्या कहते हैं, झूलता पुल को हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं। भी ध्यान रखिएगा, हैंगिंग ब्रिज इस नदी पर स्थित है। हैंगिंग ब्रिज झूलता पुल जो है यहाँ पर स्थित है। अब झूलता पुल जो है वो किस प्रकार का होता है, वो नदी के दोनों किनारों से थोड़ा दूर जो होता है वो यहाँ पर इस प्रकार से पिलर निकाले होते हैं बड़े बड़े ऊंचे, और फिर उसके ऊपर यहाँ पे जो है इस प्रकार से बनाया जाता है, भी ब्रिज बनाया जाता है। और ब्रिज को नीचे से सपोर्ट नहीं दे सकते, इसीलिए इसको सपोर्ट ऊपर से दी होती है। इस प्रकार से इसको सपोर्ट दी होती है। या फिर आपने जो अपना ये चंबल वाला है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इस प्रकार से आपको चंबल नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से इसको पकड़ के रखा हुआ है। इस ब्रिज को कोटा जिले के अंदर है। तो इस प्रकार से यह झूलता पुल कहलाता है। और इसी झूलता पुल के ऊपर से एक नेशनल हाईवे गुजरता है। अभी नेशनल हाईवे जो यहाँ से मार्ग गुजरता है उसे हम नेशनल हाईवे के नाम दिया है। और वो नेशनल हाईवे 27 है। वो नेशनल हाईवे कौन सा है, 27 है। नेशनल हाईवे नंबर 27। ये जो नेशनल हाईवे 27 है ये पूर्व भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ता है। पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ता है। पश्चिमी भारत से जोड़ता है। इसे कहते हैं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर राजस्थान के इस जिलों से होकर के गुजरता है, ये जो हमारे दक्षिण वाले ज़िले हैं। और ऐसे ही उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है वो राजस्थान के धौलपुर ज़िले से होकर के गुजरता है। इस क्षेत्र से धौलपुर से जो गुजरेगा वो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर होगा, जो कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाएगा, जो कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कहलाता है। और यह दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे किसका भी, भारत का लंबा नेशनल हाईवे। ठीक है, दूसरा सबसे लंबा। चलिए वापस पहुंचते हैं, इस नदी के बात करते हैं। तो झूलता पुल आपने देखा, कोटा बिराज है, कोटा शहर है इस नदी पर। और बूंदी का केशवरायपाटन भी इसी नदी पर स्थित है। अभी केशवरायपाटन, बूंदी का केशवरायपाटन जो है बूंदी में स्थित है, जो कि
चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद में बात आ जाती है किसकी भी, पलिया। पलिया पहुंच चुके हैं हम। पलिया कहाँ पर है, कहाँ पर है पलिया, सवाई माधोपुर के अंदर भी, सवाई माधोपुर में। पलिया से लेकर के पिनाहट तक, पिनाहट कहाँ पे मिलेगा, पिनाहट, तो पिनाहट मिलेगा धौलपुर के अंदर भी, धौलपुर तक ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगी। और यही क्षेत्र जो है, यही क्षेत्र मुख्य रूप से इसी क्षेत्र को ही बीहड़ प्रदेश कहते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है क्या कहलाता है अभी, बीहड़ प्रदेश कहलाता है। और बीहड़ प्रदेश यानी पहले ये नदी बहुत ही समतल होकर के बहती थी, अब ये जैसे जैसे गहरी होती गई इसने अपने आसपास उबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति है वो छोड़ दी। उबड़ खाबड़ जगह इसके दोनों तरफ उपस्थित है। इस बीहड़ प्रदेश में ही चंबल के जो डाकू हैं वो यहाँ पर ही पले बड़े हैं अभी, चंबल के डाकू है ना। इस बीहड़ प्रदेश को, ये बीहड़ प्रदेश है, बीहड़, और इस बीहड़ प्रदेश को डांग क्षेत्र भी कहते हैं, डांग क्षेत्र, ठीक है, डांग। बीहड़ है, बीहड़ में ऊपर नीचे बहुत से खड्डे हैं बड़े बड़े, तो जो ऊपर वाला भाग होता है उसे डांग कहते हैं और जो नीचे वाला भाग होता है उसे खादर कहते हैं, खादर। और ध्यान रखना, डांग की रानी किसे कहते हैं, डांग की रानी, डांग की रानी किसे कहा जाता है अभी, पहले हमने पढ़ा था इसको, किसे कहते हैं, करौली को कहा जाता है, करौली को डांग की रानी कहते हैं, ठीक है। और सवाई माधोपुर में बीहड़ प्रदेश सबसे अधिक है, और जो धौलपुर है वहाँ बीहड़ प्रदेश की सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। तो देखिए आपने यहाँ पर तो देखा सवाई माधोपुर से लेकर के धौलपुर तक तो इसको बीहड़ कहते हैं, यहाँ अपर्दन करती है, लेकिन अपर्दन वो पठारों में भी करती है। ये जो क्षेत्र है ना पीछे वाला, ये क्षेत्र कौन सा है, पठार, ये सारा पठार है। अभी ये पठारों में बहती हुई मैदानों में आई है, और जो सवाई माधोपुर के बाद में जो आते हैं वो मैदानी जिले आते हैं। वो कौन से आते हैं, मैदानी जिले। पठारों में जब ये बहती है तो पठार पहले से ही बहुत ऊंचे होते हैं, अब उसमें बहती है तो उसमें ये बहुत ही गहरे गार्ज बनाती है। क्या बनाती है भी, गार्ज। यह सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है, अवनालिका अपर्दन, यह सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। यानी इसमें जो भी मिट्टी है उसको, मिट्टी को हमेशा ये काटती रहती है और गहरी होती रहती है। इसी वजह से तो हमने यहाँ पर दूसरा जो है ओवरब्रिज यहाँ पे नहीं बनाया। ओवरब्रिज जिसके नीचे से सपोर्ट दी जाती है वो ओवरब्रिज होते हैं, इस प्रकार से सपोर्ट देते हैं नीचे से, है ना। लेकिन इसको हमने झूलता ब्रिज बनाया यहाँ पे, किस वजह से, इसी कारण क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपर्दन अधिक है। अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक ये कहाँ पर करती है, कोटा जिले में करती है, कोटा जिले में सर्वाधिक करती है। और कोटा जिले में अवनालिका अपर्दन के कारण कंदराओं का निर्माण किया है, कंदराओं यानी कि गुफा, कंदराओं का निर्माण। यानी जिस प्रकार से मैदानों में बीहड़ क्षेत्र बना दिया इसने, वैसे ही पठारों में इसने कंदराएं बनाई हैं। तो बीहड़ जो है सर्वाधिक कहाँ मिलेगा, सवाई माधोपुर में, और कंदराएं जो है सर्वाधिक कहाँ मिलेंगी, कोटा जिले के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास में। बाकी आप देखेंगे तो ये पठारी क्षेत्र है, तो यह काली मिट्टी का क्षेत्र है, यहाँ पे काली मिट्टी है। ओके, यहाँ तक तो हमने बात की नदी के बारे में, लगभग नदी के बारे में हमारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं अभी, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए जरा, सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी है, बनास है, बनास। उसके बाद में बनास, सीप नदी है, मेज नदी है, मेज, काली सिंध है, काली सिंध, आहू नदी, परवन नदी, पार्वती, और एक हमारे पास में आती है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। बनास, सीप, मेज, काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती और ब्राह्मणी नदी। और अंत में बात करें तो शिप्रा नदी राजस्थान में बहती हुई मध्य प्रदेश में नहीं मिलती, यह मध्य प्रदेश में ही बहती हुई चंबल में मिलती है। सॉरी, क्या बोल दिए यहाँ पे,
तो ध्यान रखना कि यह मध्य प्रदेश में बहती हुई किसके साथ मिलेगी, चंबल नदी के साथ में मिलेगी। और इसी शिप्रा नदी पर, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। उज्जैन, उज्जैन नाम सुना है क्या उज्जैन का? उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। और यहीं इसी उज्जैन के अंदर ही यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। यदि पूछा जाए कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी जो है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर है, ठीक है। और दुर्गादास राठौड़ जो है वो कहाँ के थे भी? उनका संबंध राजस्थान के किस राजपुताने से था, किस रियासत से था भी उनका संबंध? दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ से थे, ठीक है, जो कि अजीत सिंह के पालनहार थे, जो अजीत सिंह के पालक थे, है ना। जसवंत सिंह के समय थे यहाँ पर, तो उन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी। परंतु लास्ट में, अंत में जाकर के अजीत सिंह ने ही उनको देशद्रोह करार दे दिया था। तो बस उनकी ऐसी थी। तो ऐसा इस प्रकार से ध्यान रखना कि दुर्गादास राठौड़ जो है, जो एक सच्चे जो है भगत रहे हैं, यानी उन्होंने संघर्ष किया किसके लिए? अजीत सिंह के लिए, परंतु अंत में उन्हीं को ही ठोकरें खानी पड़ी, ठीक है। वापस लौटते हैं। ये हमारे पास में नदियां हैं। अब इनमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं बनास नदी की। बनास नदी से पहले, सॉरी, मेन जो नदी बनास है, तो पहले हम दूसरी नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम और बनाएंगे इसी प्रकार का। ये हमारे पास में चंबल नदी गई, ठीक है। अब चंबल नदी की हम सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले इस नदी के साथ में झालावाड़ के अंदर बहती हुई एक नदी मिलेगी जिसका नाम है काली सिंध। ये हमारे पास में आ गई काली सिंध नदी, काली सिंध। तो काली सिंध जो है ये देवास स्थान से निकलती है। देवास नामक स्थान, ये कहाँ से? मध्य प्रदेश से। इस तरफ से जो भी नदी आएंगी वो सारी मध्य प्रदेश से ही आएंगी और राजस्थान में आकर के उसमें मिल जाएगी। तो जब ये नदी आती है तो यह है राजस्थान के अंदर रायपुर से प्रवेश करती है। रायपुर से प्रवेश करती है। कहाँ पे है रायपुर? झालावाड़ में है। झालावाड़ में रायपुर है। और उसके बाद में आगे चल करके ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसी के साथ में एक नदी और आती है जिसका नाम है आहू नदी। आहू नदी हम चंबल की सहायक नदी पढ़ते हैं, परंतु वह मुख्य रूप से किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदी है आहू नदी। और आहू नदी जो है यह भी मध्य प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश से। बस ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे यह है कि आहू और काली सिंध नदियों के बीच में जो दुर्ग है वो है गागरोन का दुर्ग भी। गागरोन नाम सुना है क्या? गागरोन दुर्ग है। यहाँ पे गागरोन दुर्ग है जहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ जो है बैठ करके अपनी कहानियाँ कविताएं लिखा करते थे। पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे भी ये? पृथ्वीराज राठौड़ राय सिंह के भाई, राय सिंह जो बीकानेर का राय सिंह है, जो कि अकबर के काल में उसका जो है मान सिंह के बाद में दूसरा ऐसा राजपूत शासक था जिसे सर्वाधिक मनसबदार मिले हुए थे। पहला कौन था? मान सिंह, दूसरा राय सिंह, और राय सिंह का भाई पृथ्वीराज राठौड़। इसी पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ की एक गाथा जो है वो लिखी थी। किसने लिखी थी भी? कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी पीथल और पाथल। ध्यान रखना, पीथल और पाथल जो है उसमें एक पृथ्वीराज को कहा था और एक महाराणा प्रताप को कहा था, ठीक है। वापस आते हैं। गागरोन दुर्ग जो है आहू और काली सिंध नदी के बीच में स्थित है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आती है हमारे पास में परवन नदी। परवन नदी जो है यह मध्य प्रदेश से आती है और यह भी आगे चल करके जो है किस में मिल जाती है? काली सिंध में आकर के मिल जाती है परवन नदी, ठीक है। और यह जो है इसका जो राजस्थान में एंट्री होती है वो कराहट कुछ ऐसा एक स्थान है भी, फिलहाल दिमाग में नहीं आएगा। तो ये 12 जिले से एंटर करती है। फिलहाल एक बार ध्यान रखना, 12 जिले से। कहाँ से एंटर करती है? राजस्थान में 12 जिले से एंटर करती है और ये निकलती कहाँ है? मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती है। अब परवन नदी आती है तो परवन नदी पर ये 12 जिले में है, तो पहले ये 12 जिले में बहती हुई फिर ये झालावाड़ में जाती है और काली सिंध से मिलती है।
अब इस 12 जिले में इस नदी के ऊपर शेरगढ़ दुर्ग है भी, शेरगढ़ नाम से दुर्ग है एक, और शेरगढ़ नाम से ही अभयारण्य भी है, अभयारण्य। शेरगढ़ नाम से क्या है? अभयारण्य है, जो कि सांपों की शरण स्थली कहलाता है, शेरगढ़ अभयारण्य। और वो किस नदी पर है? परवन नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं, पार्वती नदी भी, एक नदी और देख लेते हैं, पार्वती नदी। पार्वती नदी भी मध्य प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश से, और यह मध्य प्रदेश से आएगी, 12 में से एंटर होगी, 12 जिले में से एंटर होगी, और फिर यह लगभग पलिया के करीब जाकर के, पलिया कहाँ पे था? पलिया भी सवाई माधोपुर, पलिया के निकट जाकर के यह मिल जाएगी किसके साथ में? चंबल नदी के साथ में मिल जाएगी। नदी का नाम क्या है? पार्वती। तो इस ओर से आने वाली मुख्य नदियों के बारे में ध्यान रखिएगा अभी, कौन कौन सी? काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती। काली सिंध, आहू, परवन और पार्वती होगी है। उस ओर से बात करते हैं तो इस ओर से हमारे पास में चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो चित्तौड़गढ़ का जो पार्ट ना छोटे वाला, बड़े वाले पार्ट से नदी निकलेगी और छोटे वाले पार्ट में आकर के मिल जाएगी। जो हमने चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र देखा था वहाँ की बात कर रहे हैं। इस नदी का नाम जो है वो ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी नदी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी है। और ये चित्तौड़गढ़ से इसका उद्गम होता है। चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ, हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ, हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और यह मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़ में आकर के, चित्तौड़गढ़ में बैंसरोडगढ़ के करीब आकर के मिल जाती है भी। कहाँ पे भी? बैंसरोडगढ़, भैंसों का रोड है यहाँ पे भी, ठीक है। तो बैंसरोडगढ़ में आकर के क्या होता है? चंबल नदी में आकर के मिल जाएगी। और इसी नदी के किनारे पर, इन दोनों नदियों के, चंबल और ब्राह्मणी नदी के मध्य ही बैंसरोडगढ़ दुर्ग अवस्थित है भी। बैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, और वो कहाँ पर स्थित है? ये चंबल और ब्राह्मणी नदी के मध्य स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आती है मेज नदी। मेज नदी जो है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा से आएगी, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से आएगी भी, भीलवाड़ा से आएगी मेज नदी, और आकर के चुपचाप चंबल नदी में अपना पानी डाल देगी, ठीक है। मेज नदी जो है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, मेज नदी होगी, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से उद्गम हुआ और चंबल में आकर के मिल जाती है। और अब होती है सबसे बड़ी सहायक नदी की एंट्री, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, सिंगम, ओके, बनास। कौन सी नदी है ये? बनास नदी है, बनास नदी के बारे में, ठीक है। अभी हम इसके बाद में जो चर्चा करेंगे बनास नदी के बारे में चर्चा करते हैं। फिलहाल जल्दी से देख लीजिए, बना लीजिए अगर कुछ है तो। ठीक है, ये हुई इतनी बात। तो फिलहाल मुझे लगता है आज की बात को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि बनास नदी हमारा काफ़ी बड़ा टॉपिक है। थोड़ा सा अपन बाणगंगा को कंप्लीट कर देते हैं, बहुत ही छोटी सी नदी है बाणगंगा के बारे में। तो वापस चलते हैं। फिलहाल हमने कहाँ पर देखा था? ये देखिए, यहाँ पे जयपुर से यह नदी निकलेगी, दौसा होते हुए, भरतपुर होते हुए यह यमुना में जाएगी भी, और नदी का नाम है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है, अर्जुन की गंगा कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं, ताला नदी कहते हैं, ताला नदी। और एक इसको रुंडित नदी कहा जाता है, रुंडित नदी कहा जाता है। रुंडित नदी किस वजह से कहा जाता है? कि यमुना नदी में पानी का बहाव कम हुआ, पानी का बहाव कम होने की वजह से यमुना नदी ने अपना थोड़ा सा बहाव पूर्व की ओर ले लिया, यानी वो पूर्व की ओर खिसक गई, और इसके पास में ज़्यादा पानी था नहीं, तो यह लगभग भरतपुर के बाद में वहीं विलुप्त होना शुरू हो गई, ठीक है। इस वजह से कभी ये विलुप्त हो जाती है और कभी इसका पानी वहाँ तक पहुँच जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? रुंडित नदी कहा जाता है।
बाणगंगा नदी की बात करें तो इसमें जयपुर पर भी सब जो कुछ भी है वो जयपुर में ही है। तो देख लेते हैं जयपुर में इस पर क्या क्या मिलेगा आपको। एक तो बेराट सभ्यता, कौन सी भी, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता जो है वो बाणगंगा नदी पर स्थित है। जमुआ रामगढ़ बांध, जमुआ रामगढ़ बांध, जमुआ रामगढ़ जो बांध है ये भी कहाँ पर स्थित है, बाणगंगा नदी पर जयपुर में ही स्थित है। उसके बाद में ये दो बातें होगी हमारे पास में जयपुर में, ठीक है, ये जयपुर में होगी बात, जयपुर में, और किस नदी के किनारे पर, बाणगंगा नदी पर, बाणगंगा। और अंत में देखिए कि भरतपुर के अंदर इस नदी पर अजान बांध स्थित है, अजान बांध, अजान बांध। खुद में जान नहीं है, अजान है, जान नहीं है, परंतु यह पक्षियों में जान डालता है, यानी केवलादेव घना पक्षी विहार के लिए जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाता है। अजान बांध क्या करता है, केवलादेव घना पक्षी विहार, क्या नाम है उसका, केवलादेव घना पक्षी विहार, या उसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से भी है, रणथंबोर, रणथंबोर, दर्रा और केवलादेव, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे केवलादेव जो है ये कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर है, भरतपुर में है, और यह पक्षियों का स्वर्ग स्थल कहलाता है, पक्षियों का स्वर्ग स्थल, ठीक है, पक्षियों का घोंसला कहलाता है। और यहीं पर आते हैं साइबेरियन सार्स, यहाँ पर सर्दियों के अंदर साइबेरियन सार्स आते हैं, परंतु साइबेरिया कहाँ पर स्थित है, साइबेरिया कहाँ है, रूस के उत्तर में है, रूस का जो उत्तरी भाग है उसे साइबेरिया कहते हैं, जो एशिया के अंदर स्थित है। वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन जब अपने यहाँ सर्दियाँ होती हैं तब वहाँ और भी अधिक सर्दियाँ हो जाती हैं, जिस वजह से वो बीच की जलवायु के कारण इस क्षेत्र में आते हैं। और इसी प्रकार से जो भरतपुर है उसका शुभंकर सार्स ही कहलाता है, उसका शुभंकर क्या है, सार्स। जालोर जिले का शुभंकर क्या है अभी, बालू, ओके, बालू, ठीक है अभी, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट कल